और इस पर अब कहीं सोशल मीडिया पर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तैर रही। जो इकरा हसन है नाहिद हसन की बहन, कि उनको लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और ये तय हो गया है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है। थोड़ी सी क्लैरिटी मैं इस पर चाहता हूँ, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा पद है समाजवादी पार्टी का, और आप इस पर थोड़ा क्लियरली चीज़ों को रख सकते हैं। सीटें कौन सी किस पे हैं और कौन सी सीटों पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, सिंबल लोकदल का होगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता है, ये जयंत चौधरी को पता है। बाकी सोशल मीडिया पे ये कोई भी पोस्ट डाल देता है कि भाई इसका हो गया उसका हो गया, तो जो ये कहने वाले हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैं उन दोनों के बीच में समझौता कराने में कोई था, कोई तीसरा पंछी भी था क्या? ऐसा कोई तय नहीं है कि इकरा हसन चुनाव लड़ेंगे। नहीं, ये कोई तय नहीं है, दावेदारी है। हम 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अपनी तैयारी में हैं और पुरजोर तैयारी है हमारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बात से अवगत हैं। आपको क्या इन द सेंस ये लगता है जो इकरा हसन है वो हिंदू वोट लाने में कामयाब नहीं रहेंगे, या उस तरीके से हिंदू उनके साथ नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि अगर देखें, युवा हैं और एक चेहरा भी उन्होंने बनाया है जब से विधानसभा चुनाव हुआ है। अब की बार इकरा हसन के भाई जेल में थे, उसके बाद इकरा चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद उन्होंने हराया। तो यहाँ पर तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट उनके साथ जुड़ जाता है। ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। हम लगातार आपको पब्लिक ओपिनियन दिखाते हैं, लोगों की जो बात होती है वो अपने चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और उसी के बीच में आप देखते हैं कुछ नेताओं के साथ हमारी बातचीत, इंटरव्यू देखते हैं, उनकी जो राय रहती है या तमाम मुद्दों पर उनसे भी जो बातचीत होती है वो भी हम लगातार उनसे करते हैं। आज मेरे साथ इंद्रसेन जी हैं, कैराना लोकसभा से दावेदार भी हैं और इनके भाई को हाल ही में राष्ट्रीय महासचिव चुना गया है, रुद्रसेन जी को समाजवादी पार्टी से। हालांकि गठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसके बावजूद किसके खाते में क्या जाएगा वो अभी तय नहीं है। अंदर खाने कुछ लोगों का मानना है, या फिर सोशल मीडिया पर तैरती हुई कुछ खबरें देखें तो उसमें भी तय हो गया है कि जो कैराना लोकसभा है वो लोकदल के खाते में चली गई है। और लोकदल पर भी समाजवादी का जो कैंडिडेट है नाहिद हसन, उनकी बहन इकरा हसन, उनको चुनाव लड़ाने की कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। ये सब सोशल मीडिया पर तैर रहा है। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत हम इनसे करेंगे और जानेंगे इनके क्या इस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या इनके व्यूज़ हैं। आपका सबसे पहले तो स्वागत है हिंदुस्तान 9 न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान 9 का हमारे यहाँ पधारने पर, आपकी टीम का अभिनंदन। मैं भी लगातार पिछले 2 साल से आपसे इंटरव्यू करने की कोशिश कर रहा हूँ। विधानसभा चुनाव से कभी समय नहीं मिल पाया था, 1-2 बार मिले तो उस टाइम इंटरव्यू नहीं हो पाया। आज हो रहा है तो बहुत सारे सवाल हैं, वो सब पूछ लेता हूँ मैं आपसे। निश्चित पूछिए, बेधड़क पूछिए। इंद्रसेन जी, पहले तो मैं बातचीत करना चाहूँगा आपकी लोकसभा को लेकर। आपकी जो लोकसभा है कैराना लोकसभा है, और देखिए आप भी इसके दावेदार लोकसभा में चुनाव लड़ने के प्रबल माने जाते हैं। जनता की तरफ से देखें या पार्टी की तरफ से देखें, तमाम चीज़ों की तरफ से। और इस पर अब कहीं सोशल मीडिया पर दो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा तैर रही हैं। जो इकरा हसन है नाहिद हसन की बहन, कि उनको लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जा रहा है और ये तय हो गया है। बहुत सारे लोगों का मानना ये है। थोड़ी सी क्लैरिटी मैं इस पर चाहता हूँ, क्योंकि आपके घर में एक बहुत बड़ा पद है समाजवादी पार्टी का, और आप इस पर थोड़ा क्लियरली चीज़ों को रख सकते हैं। देखिए, ये बात सही है कि राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हो चुका, और उस दिन भाई रुद्रसेन अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद थे, जयंत चौधरी जी भी वहाँ पर थे। लेकिन सीटें कौन सी किस पे हैं और कौन सी सीटों पे समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट लड़ेगा, सिंबल लोकदल का होगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को पता है, ये जयंत चौधरी को पता है। बाकी सोशल मीडिया पे ये कोई भी पोस्ट डाल देता है कि भाई इसका हो गया उसका हो गया, तो जो ये कहने वाले हैं, मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या मैं उन दोनों के बीच में समझौता कराने में कोई था, कोई तीसरा पंछी भी था क्या? तो अभी कोई तय नहीं है
जो ये सोशल मीडिया पर चीज़ें चल रही हैं, ऐसा कोई तय नहीं है कि इकरा हसन चुनाव लड़ेंगी? नहीं नहीं, ये कोई तय नहीं है, दावेदारी है। हम 2022 विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार अपनी तैयारी में हैं और पुरजोर तैयारी है हमारी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी इस बात से अवगत हैं। बातचीत हुई जब भी मिले राजनीतिक बात ही होती है, संगठन पे भी और ये 2024 के चुनाव में भी। उनकी बातों से स्पष्ट है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ तक कैराना लोकसभा की बात है, यहाँ पे 2014 में 5,67,000 वोट 66,000 वोट बीजेपी को मिले थे। बाकी सारे कैंडिडेटों को मिलाकर अगर हम जोड़ें तो भी बीजेपी जीत रही है। 2014 में भी, 2019 में भी, मतलब 11,20,000 वोट पड़ा यहाँ पर। 5,67,000 बीजेपी को मिला। अदर्स कोई नहीं था, आरएलडी, सपा और इसका बसपा का, इसका गठबंधन था। और दूसरे जो और कैंडिडेट खड़े थे, हिंदू ही कैंडिडेट थे ज़्यादातर। अगर हम विपक्ष के सारे उनको जोड़ दिया जाए तो भी बीजेपी यहाँ से 14,000 से जीत रही है। तो स्वाभाविक सी बात है कि यहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए कैंडिडेट जो हिंदू वोट्स को लेकर आ सकता है प्लस वोट, वही कामयाब होगा। और पार्टी इसी रणनीति पर काम कर रही है। आ गई, वहीं पर बात आ गई जहाँ मैं चाहता था। अभी कैमरा के पीछे हम बात ही कर रहे थे कि आपकी और अखिलेश जी की विचारधारा में एक लाइन है, एक लाइन ड्रॉ है बीच में, जो ना कभी आप पार करते हैं ना कभी अखिलेश जी पार करते हैं। आपसे जब भी मैं ऑफ कैमरा 1-2 बार बात हुई है तो उस पर बातचीत हुई है। आप कहते हैं कि जो हिंदू वोट लेके आ पाएगा वही जिता सकता है, अदरवाइज नहीं जिता सकता। तो आपको क्या इंद्रसेन जी ये लगता है जो इकरा हसन है वो हिंदू वोट लाने में कामयाब नहीं रहेंगी, या उस तरीके से हिंदू उनके साथ नहीं जुड़ पाएगा? क्योंकि अगर देखें युवा हैं और एक चेहरा भी उन्होंने बनाया है जब से विधानसभा चुनाव हुआ है। मृगांका जी को भारी भरकम वोटों से उन्होंने हराया। ये उस जगह पर हरा दिया जहां पर भाजपा को बढ़त मिलती आ रही थी। ऊन मंडल में, झिंझाना में, वहां पर देखे तो भाजपा को बढ़त मिलती थी हमेशा। अब की बार इकरा हसन के भाई जेल में थे, उसके बाद इकरा चुनाव लड़ रही थी, उसके बाद उन्होंने हराया। तो यहाँ पर तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट उनके साथ जुड़ जाता है। ये लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव नहीं है। 2009 को छोड़कर बाकी जो लोकसभा चुनाव है कैराना में नहीं जीत पाए, कैराना विधानसभा में। ये भी एक पॉइंट है, आप देख लो आप उठा के। तो इसलिए समीकरण क्या है क्या नहीं मैंने बता दिया। 14 और 2019, 2018 में जो बाई इलेक्शन हुआ आरएलडी के निशान पे, केवल 56.5% पोल हुआ था। उस वक्त हमारे साथियों ने पोल भी रोक दिया था। गंगू और नकुड़ से 60,000 वोट, उधर चौधरी अजीत सिंह जी और जयंत चौधरी जी, उन्होंने मेहनत की गांव दर गांव, गलियों दर गलियों, इधर हमने मेहनत की, तब जाके इस मार्जिन पे चुनाव जीत पाए थे। 56% ही वोट पड़ा था 2018 बाई इलेक्शन में। लेकिन 2019 में आप देख लीजिएगा, 2019 में तो सभी इकट्ठे थे। उसके बावजूद तो केवल इसी चीज़ को नहीं देखा जा सकता। अगर भाई हम एक ही बात को देख सकें, अगर हम उठा के देखें इतिहास तो बहुत बातें हैं। आज की जो परिस्थितियां हैं, राजनीतिक परिस्थितियां, ये एक किसी कैंडिडेट विशेष के लिए नहीं है। ये भाजपा गठबंधन, एनडीए और इंडिया गठबंधन, इसके बीच का चुनाव है। और इसमें गठबंधन में कैंडिडेट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जो आज हालात हैं, जिस तरीके के हालात हैं, इसमें ये बिल्कुल कटु सत्य है
कि बीजेपी ने जिस तरीके से माहौल को क्रिएट किया है, लोहा लोहे को ही काटेगा। तो मतलब अब इंदर सैनी काट सकते हैं इनको, और किसी के बस में नहीं है बात। लोग कह रहा नाम है, क्योंकि विचारधारा आपकी मिलती जुलती है बीजेपी वालों से। आपके जो विचार है, जो आपके कहने के मायने होते हैं, जब भी मैं बात करता हूँ तो मिलते जुलते नजर आते हैं। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं एक सच्चा और पक्का हिंदू हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने तो भाई 22 जनवरी को मैं मंदिर भी गया था, पूजा अर्चना भी की। भगवान राम हमारे आराध्य हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कण कण में है। जब हम नाम लेते हैं, जब खेतों में हल जोतते तब भी ले राम का नाम, किसी काम को करते हैं लो राम का नाम, कहीं जा तो राम राम सीताराम। और भाई जब आदमी का शरीर पूजाया गया, राम नाम सत्य हो गया। तो राम तो हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। सृष्टि की रचना से पहले भी राम थे, सृष्टि की समाप्ति के बाद भी राम है, और सृष्टि में भी राम है, हर कण कण में राम है। तो स्वाभाविक सी बात है, खुशी की बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भाई रही बात उसकी, हमने तो दिए भी जलाए थे घी के, तो इसमें क्या बात है, हमने वो भगवान राम के नाम पे जड़ाई। इंदर सैन जी, जब आपकी ही पार्टी के इतने बड़े नेता भाजपा से आए हुए स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस के बारे में इतना सब बोलते हैं, इतना सब लक्ष्मी माता के बारे में बोल देते हैं, तो फिर दुख दर्द नहीं होता? गंदा नहीं लगता कि ये क्या बोल रहा है कोई आदमी आके, केवल राजनीति के लिए? हम विशुद्ध रूप से वैदिक सनातनी हैं, हमें कष्ट होता है उनके इस तरीके के बयानों से। वो उनके अपने व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, हम बिल्कुल भी उनके विचारों से सहमत नहीं हैं, सिरे से एकदम से खारिज करते हैं उनके विचारों को। कभी अखिलेश जी को भी समझाइए ना, आप तो करीब हैं उनके, कि देखिए जब कोई ऐसा बोलता है तो हमें भी बुरा लगता है, तो अखिलेश जी को समझाते क्यों नहीं है कि किस आदमी को पार्टी में रखा हुआ है, लगातार नुकसान ही किए जा रहा है। फ़ायदा तो मुझे लगता नहीं है कुछ होता होगा राम को गाली देने से, या फिर हिंदू देवी देवताओं को गाली देने से, रामचरितमानस जलाने से कोई फ़ायदा मुझे नहीं लगता 1% होता होगा ऐसे माहौल में, जब देश में इस तरह का माहौल है। देखिए, सतयुग में राम हुए, रावण भी हुए, और भाई मेघनाथ भी हुए, दूसरी तरह के और भी हैं, आसुरी शक्ति भी हुई। अगर दैवीय शक्ति हुई तो आसुरी शक्ति भी हुई। राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी बहुत समझदार हैं। देवकी नंदन ठाकुर जी जो वृंदावन से, उन्होंने भी कहा था कि सनातन धर्म का जो उसकी प्रक्रिया है, वो अगर कोई नेता पूरी करता है तो वो अखिलेश यादव जी हैं। उन्होंने खुले रूप में बयान दिए थे, और उन्होंने की भी। जब माननीय नेताजी का स्वर्गवास हुआ उसके बाद भी आप लोगों ने देखा होगा, हमारी बात भी हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, और डिम्पल यादव जी ने तो बिल्कुल उनको अलग से बिल्कुल खारिज कर दिया था कि वो उनके विचार हैं, अपने विचार हैं। देश में सबको बोलने का अधिकार है। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई से भी दल हो, ऐसे ऐसे कई एक आ जाएं ये जो बड़बोलेपन से बोल देते हैं। लेकिन रामचरितमानस में हमारी आस्था है, जितने हिंदू हमारे शास्त्र हैं उनमें हमारी आस्था है, और इस तरीके का अगर कोई बयान दे तो स्वाभाविक सी बात है हमारी भी आस्था को ठेस लगती है। बिल्कुल, कोई हमारे बाप को गाली दे और कहे हमारे निजी विचार है तो सही नहीं है, गलत चीज़ है। लेकिन अब दोबारा से कैराना में आ जाते हैं। ये जो ताड़ना शब्द है वो चौपाई दोहरा रे, उसका मतलब है देख रेख, निरीक्षण। हम अगर बच्चे को लेके जाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है भाई हम उसकी देख रेख करेंगे। अगर कोई बड़ा नेता जा रहा है तो उसकी देख रेख के लिए, निरीक्षण के लिए उससे पहले सुरक्षा दस्ते भी जाएं, सारी चीज़ जाएं। नारी हमारी जो संस्कृति है उसकी इज्जत है। सबसे पहले शब्द आता है माता का।
तो स्वाभाविक सी बात है, उसमें भी जो दिया गया तो वो सुरक्षा और उनके ऊपर कोई वो नहीं, अपने बच्चे को लेके जाना, उसको लेके जाना। ये हमारे आदि शंकराचार्य और जो हमारे पंडित हैं, जो शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जब हम उनसे बैठ के सही तरीके से शब्दावली का भावार्थ नहीं समझ पाएंगे तो भाई उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। कुपड़ हैं वो लोग जो नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन ताड़ना का जो मतलब हमारे हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में होता है ना, जब कभी आपको मिले तो आप उस तरीके से समझा जरूर दीजिएगा स्वामी प्रसाद मौर्य को। हमारे यहाँ तो ताड़ना का मतलब दूसरे तरीके से होता है, तो आप वैसे ही समझाइए। स्वामी प्रसाद मौर्य ही नहीं, कोई भी स्वामी प्रसाद मौर्य से अलग भी कोई भी हो, जनता अपने आप समझा दें, तो लिहाजा समझना चाहिए, माहौल को देखना चाहिए। और दूसरी बात है, शास्त्रोक्त बात करनी चाहिए, समय और परिस्थितियाँ उसके अनुसार बात होती है। ये जो इस तरीके की बात समाज में जाति विद्वेष, धर्म विद्वेष, इस तरीके की बातों को फैलाने वाले ये समाज का भला नहीं कर सकते। नेता का मतलब है नेतृत्व करना, समाज को सही दिशा में लेके चलना। केवल राजनीति ही करना वो नहीं है, इससे तो पथभ्रष्ट हो जाएंगे। क्या है, देश की जनता की सेवा करेंगे, इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी आस्थाएं हैं, विभिन्न संस्कृति हैं, तो उनके साथ क्या कैसा खिलवाड़ है। आप नीतियों पर बात करो। कैराना लोकसभा अब देखिए नज़दीक आते जा रहे हैं चुनाव, और आप लगातार दावेदारी भी कर रहे हैं। आपने एक चीज़ को सिरे से खारिज भी कर दिया है। आपकी किस तरह की तैयारियां हैं? अगर कल पार्टी कहे कि चलिए भैया आ गया है नंबर, अब चुनाव लड़िए, सामने से भी गुजर होगा तो इधर से भी गुजर चाहिए, और पक्के वाला हिंदू चाहिए जो हिंदू वोट को ला सके, तो किस तरह की तैयारियां आप लेके चल रहे हैं? देखो, केवल गुजर या एक बिरादरी से काम नहीं चलेगा। समाज के सभी वर्गों को और सभी जातियों को लेकर काम चलेगा। अब मेरे पास बैठे हुए हैं, इनमें आधे ब्राह्मण हैं, आधे और हैं बिरादरी के, तो सभी हैं। तो देख लीजिए आप, कैमरा अपना घुमा के, ये जिम्मेदार लोग हैं, अभी आए, अभी बैठे थे, सर्दियों में मूंगफली खा रहे, सर्दियों का बादाम। तो बहुत अच्छा हुआ आप भी आ गए और बातचीत हुई। हमारी पुरजोर तैयारी है, ज़बरदस्त तैयारी है। आप क्षेत्र में जाके देख लीजिएगा कि नकुड़ और गंगो विधानसभा, इन दोनों विधानसभा से ही हम किस तरीके की भारी लीड लेके चलेंगे। और आगे जो शामली से उधर से भी फ़ोन बराबर हैं, तो बहुत खुश हैं मैं भी कि आप चुनाव लड़ाएं तो हम मजबूती के साथ लड़ाएंगे। यहाँ तक कि कह रहे कि वर्करी करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ने की, लेकिन कभी भी इलेक्शन को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल भी। कोई कितना कैंडिडेट कैसा भी हो, तिनका भी हो, उसको भी मजबूत करना चाहिए। अच्छा इंद्र सेन जी, एक चीज़ और मुझे कई जगह से सुनने को आती है कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जो भाजपा के एमएलसी हैं, उनसे आपके बहुत अच्छे संबंध है, अंदर खाने पार्टी के वाइज नहीं देखें तो जो पर्सनल संबंध है वो बहुत अच्छे हैं। और आपकी कभी कोई डील हुई थी किसी चीज़ को लेकर कि वो आपके, जब आप कभी चुनाव लड़ेंगे तो वो आपको इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी चुनाव में? और अब एक तरफ से जो उनके बेटे हैं मनीष चौहान, वो भाजपा से लगातार दावेदारी पेश कर रहे हैं, अपनी तैयारियों पे लगे हैं। जब मैं उनसे बातचीत करता हूँ, इंटरव्यू होते हैं, तो उसमें भी वो लगातार अपनी दावेदारी को पेश करते हैं। सामने अगर होते हैं वो, इधर से आप हो जाते हैं, उधर से वो हो जाते हैं, तो चुनाव को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक मनीष की बात है, रिश्ते में स्वाभाविक सी बात है वो भतीजा लगे। हाँ। और वीरेंद्र सिंह जी से अंदर खाने नहीं है, हमारी तो बाहर खाने से भी है। हाँ। कोई अंदर अंदर खाना नहीं है। जो अंदर है वो बाहर है। वो सीनियर मोस्ट पॉलिटिशियन है। यूपी के सबसे सीनियर। और भाई हमारी जहाँ तक बिरादरी की बात है, उसमें भी वो भाई हमसे तो सीनियर ही हैं, लेकिन वो पिताजी के भी प्रिय रहे। सन 80 में जब वो पहली दफ़े विधायक बने थे, तो स्वाभाविक सी बात है उनसे बहुत वो पिताजी के जरिए अपने काम ले थे। लोकदल में थे, पिताजी मिनिस्टर थे कई कई विभागों के,
बल्कि उनको तो लखनऊ में मिनी मिनिस्टर भी कहा जाता है। रिश्तेदारियां भी हैं, सामाजिक संबंध भी हैं, तो उनसे कैसे इनकार किया जा सकता है भाई? कैसे उनको खारिज कर देंगे हम दुख सुख में हमारे और उनका आना जाना भी है। पिताजी के जन्म दिवस पे उन्होंने अध्यक्षता भी की थी जब यहाँ अखिलेश यादव जी आए थे। पार्टी की जहाँ तक बात है, वो दावेदारी कर रहे मनीष, वो भारतीय जनता पार्टी में है, तो वो तो भारतीय जनता पार्टी जाने या वो जाने क्या है क्या नहीं। रही डील की बात, हमारी कोई डील जो है, जिस तरीके की ये डील बातें होती हैं, हमारी कोई इस तरीके की डील नहीं है। हाँ भाई ये डील है या वो डील है, वो तो अंडरस्टैंडिंग है। पॉलिटिक्स में दोनों घराने हैं, तो जब कहीं बैठेंगे तो राजनीतिक बातें भी होंगी। तो उसको अगर कोई दूसरे वे में लेके जाएगा, हम समाजवादी पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में है, इधर से हमारी दावेदारी है, उधर से उनकी दावेदारी है। हम आमने सामने चुनाव भी लड़ते हैं, तो लेकिन मर्यादा रहेगी, मर्यादा रहेगी। लेकिन अगर ऐसा होता है बाय चांस, इधर से या तो आपको टिकट नहीं मिले या उधर से उनको नहीं मिले, ऐसा कुछ हो जाता है, ना ही हो ऐसा, तो क्यों मैं कहूँगा कि किसी के साथ भी ऐसा हो, इधर से बाय चांस आपको नहीं मिलता है, उनको टिकट हो जाता है, जो इस तरह के संबंध हैं, खुलकर उनको समर्थन करेंगे मनीष चौहान को, वीरेंद्र सिंह को, या फिर कहेंगे नहीं भैया पार्टी की भी मर्यादा है, हम पार्टी की मर्यादा में रहकर अपना पार्टी को समर्थन करेंगे? देखिए शर्मा जी, जब आप अगर हटा दोगे तो हम उसका भी जवाब दे देंगे। जहाँ तक समर्थन की या उसकी बात है जो आप कह रहे, हम सपनों में जीना पसंद नहीं करते। हम धरातल पे और बिल्कुल आंखें खोलकर जीना पसंद करते हैं। सीधा सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं, थोड़ा सा घुमा दिया है चीज़ों को। नहीं, मैंने घुमाया नहीं, आप मुझे घुमाने की कोशिश करें। मैंने तो सीधा जवाब दिया कि आपने ही कहा अगर मान लिया जाए, यही तो था आपका कहने का तात्पर्य। तो जो चीज़ है नहीं, हम सपनों में क्यों जाएं? आगे भविष्य ना मुझे पता, ना किसी को पता, वो तो परमपिता परमेश्वर को पता है कि क्या भविष्य में होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। एक आखिरी सवाल, उसके बाद ख़त्म करते हैं। मैं बहुत सारे नेताओं को अब देख रहा हूँ, चाहे वो भाजपा की तरफ से हो या गठबंधन की तरफ से हो, तमाम नेता कोई सोशल मीडिया पर एक अलग तरह की एक्टिविटी दिखा रहे हैं, कोई किसी तरह की एक्टिविटी दिखा रहे हैं। अगर देखिए सोशल मीडिया पर आपकी उतनी एक्टिविटी मुझे अभी नज़र नहीं आती है जितना वो लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें करके सामने चीज़ों को पेश कर रहे हैं। क्या कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है पार्टी की तरफ से, या मिला है कि ऐसे है कि भैया हमारा सब फाइनल है, जब चीज़ें आ जाएंगी, चुनाव आ जाएगा तो सब कुछ दांव पे लगा के तब चुनाव लड़ेंगे, तब सब कुछ दिखाएंगे हम? देखो, मैं दो उदाहरण देना चाहूँगा। 2017 में मुझे टिकट फाइनल हो गया था गठबंधन से, सिंबल मुझे अलॉट हो चुका था, नॉमिनेशन फाइल कर चुका था, ऐन वक्त पर टिकट कट गया था। तो ये राजनीति है। 2022 में अखबार में भी थी, सोशल मीडिया पे भी थी, टीवी पे भी थी, ये लोकदल पे चली गई। नौमान मसूद जो है वो फाइनल हो चुके, उन्होंने सदस्यता भी ले ली, उनकी वहाँ पे हैं, वो भी करा दी। हमने तो सोशल मीडिया पे तब भी नहीं कहा था, अखिलेश जी यहाँ आए थे ना, हमने कोई इस तरीके की बात कही थी, और टिकट हमारा जू का तू था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो आशा उम्मीद रखनी चाहिए सभी को। हमें ईश्वर पर पूर्ण भरोसा है, जनता पे भरोसा है, जनता जनार्दन पर। मुद्दों पे बात होनी चाहिए। अब देखिए 20 पैसे किलो गन्ना का रेट बढ़ा है, ना काफ़ी है, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। हरियाणा में देख लीजिएगा, पंजाब में देख लीजिएगा, लागत बढ़ रही है। 45 पैसे इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का बढ़ा दिया।
गन्ने की जो छुलाई है, ठेकेदार हैं वो महंगी हो चुकी है, उन्होंने रेट बढ़ा दिए। तो इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सरकार को विशेष रूप से। हमारा ये जो बालू गांव है और गांव है कहीं धरने पे बैठे हुए हैं, यहाँ हाईवे पे, ये जो शामली अम्बाला हाईवे निकल रहा कड़कड़ाती ठंड में, तो उन पे ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी है, उसमें प्रजापत समाज भी है, कश्यप समाज भी है, कोरी समाज भी है, सभी बिरादरी के हैं उसमें। जो गरीब हैं ख़ास तौर से, तो उनको उनकी तरफ जो है सरकार को ध्यान देना चाहिए और इन बातों पर होनी चाहिए बातें। और आपने जो सवाल किए, मैं पुनः यही दोहराना चाहूँगा कि हमारी ज़बरदस्त तरीके से चुनाव की तैयारी है। चलिए, सोशल मीडिया पर तैरती खबरों का एक तरह से खंडन मानिएगा, क्योंकि जहां हम बैठे हैं ये काफ़ी करीबी हैं अखिलेश जी के और लगातार मिलना भी होता है। और उन्होंने एक जो चीज़ कही कि जब वो बातें हो रही थी, क्या कोई तीसरा व्यक्ति था वहाँ पर, कहाँ किसको क्या सीट मिली है। भैया, अगर आपको लगता है आप किसी नेता के समर्थक हैं या किसी नेता को आप भी सांसद बनाना चाहते हैं और आपने मान लिया था कि उनका टिकट हो गया है, तो अभी ये तो इस चीज़ का खंडन कर रहे हैं। हालांकि अभी नज़दीक समय आ चुका है चुनाव का, बहुत जल्द चीज़ें सामने भी आ जाएंगी, जिसका टिकट होगा वो सामने होंगे। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं। हाँ। और मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा था, हमेशा जितने भी इंटरव्यू है, कि टिकट ऊपर से आ जाए पार्टी की तरफ से और जनता का समर्थन ना मिले तो वो टिकट निरर्थक है। तो स्वाभाविक सी बात है, जो हमारे साथी हैं सभी साथी, अंतिम निर्णय तो उन्हीं का ही है। बिल्कुल। कम चीज़ों में बहुत ज़्यादा बात कह देते हैं, शब्द कम होते हैं, लेकिन समझने वाले को एकदम से समझ आ जाएगी ये कहना क्या चाह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। मैं रोहित शर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान 9। जय हिंद।